नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। हम लोग कवर कर रहे थे क्लास 9 का एनसीईआरटी। हम लोग केमिस्ट्री में 3 चैप्टर कवर कर लिया, ठीक है। फिजिक्स हम लोग कवर कर रहे थे। इससे पहले वाले चैप्टर क्लासेस में हम लोग गति जो मोशन चैप्टर उसको कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और जैसे कि मतलब मैंने प्रॉमिस किया था कि 6 to 8 एनसीईआरटी में पढ़ाने वाला हूँ, तो 6 to 8 एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुका है, उसका पीडीएफ भी अपलोड हो चुका है, ठीक है। आप लोग जाकर देख भी सकते हैं, ठीक है। और मतलब अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है। तो अब हम लोग कवर करेंगे क्लास 9 का जो भी एनसीईआरटी, पहले क्लास 9 कवर कर लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री हो जाएगा, ठीक है। उसका हम लोग 10th को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, वहां पे आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर हमारा क्या ग्रेविटेशन, ये पहला क्लास है, ये 3 क्लास में कंप्लीट होगा। पहले में मतलब 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास में हम लोग ग्रेविटेशन को कंप्लीट करेंगे। और बहुत लंबे लंबे क्लास नहीं होंगे, 10 से 12 मिनट। अगर आप पूरा क्लास को ऐड कर लेंगे, ठीक है, तो पूरे क्लास मगर 3-4 वीडियो बनता है तो मुश्किल से 40 या 45 मिनट के अंदर पूरा क्लास चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। 3-4 क्लास में मैंने वीडियो कंप्लीट करता हूँ एक चैप्टर को, तो मुश्किल से अगर ऐड करा जाए तो 40 से 50 मिनट के अंदर आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोग इस थ्योरी क्लास को कंप्लीट कर लेते, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको थोड़े से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे न्यूमेरिकल तो मैं कराता ही हूँ, ठीक है। तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आपसे कंप्लीट बन जाएगा। आप 1.5 घंटे 2-2 घंटे का जो आप लोग क्लास लेते हैं, जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाता है, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, लेकिन उसमें क्या क्या उसका मतलब कोई बेनिफिट नहीं है। वो बेनिफिट तब है जब आप उसका थ्योरी कंप्लीट हो आप लोग का, ठीक है। थ्योरी आप लोग कंप्लीट हो, अगर उससे बेहतर क्लास लेने से बेहतर अगर आप खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो आप क्लास में 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, आप खुद से पढ़ेंगे वही 1 घंटे में आप 100+ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मतलब लगा सकते हैं। जैसे हमारे थ्योरी वाला जो पोर्शन हो गया, न्यूमेरिकल में तो टाइम लगता है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या चैप्टर है ग्रेविटेशन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। देखिए सबसे पहले चीज 2 चीज समझना हो, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है और एक हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, जिसे हम लोग अभिकेंद्र बोलते हैं और अपकेंद्र बल बोलते हैं। अभिकेंद्र बल क्या होता है, जब कोई वस्तु सर्कुलर पाथ में क्या करता है, मूव करता है, रिवॉल्व करता है, तो हम लोग महसूस करते हैं एक फोर्स बाहर की, जैसे मान लीजिए मोड़ पे जब गाड़ी घुमाते हैं तो एक फोर्स हमें बाहर की तरफ मूव करता है और एक फोर्स अंदर की तरफ, जो मतलब रास्ते का जो सेंटर होता है उसकी तरफ मूव करता है, ठीक है। अगर सिर्फ बाहर वाला फोर्स खाली वर्क कर रहा है तो हम लोग बाहर गिर जाते हैं, ठीक है। तो उसको जो बाहर की तरफ फोर्स एक्ट करता है, ठीक है, जो बल लगता है उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, अपकेंद्र बल बोलते हैं, ठीक है। और जो सेंटर की ओर लगता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर अभिकेंद्र बल। तो जब भी कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर मूव करता है तो पथ के केंद्र की ओर उस वस्तु पे एक बल महसूस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो बाहर की तरफ गिर जाएगा। अब इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मून है। मून हमारे अर्थ, हम लोग का जो उपग्रह है कौन है, मून है। तो मून पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, तो इस सर्कुलर पाथ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है किससे मिल रहा है, जो अर्थ, क्योंकि अर्थ सेंटर पे है तो अर्थ से उसे क्या मिल रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। इसी के कारण मून आसानी से क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। जैसे आप लोग समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई चीज अगर मूव करना चाह रहा है, जैसे मान लीजिए इसको मूव करना है, ठीक है। अगर इसको मैं एक डायरेक्शन में फिक्स कर दूं, यहाँ पकड़ लूं, तो ये ऑब्वियसली सी बात है सिर्फ सेंटर मतलब एक सर्कुलर पाथ करने लगेगा। जैसे मान लीजिए कोई मूव कर, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का हाथ पकड़ लीजिए जो भागना चाह रहा है, तो अगर उसका हाथ आप पकड़ लिए तो वो जब रिवॉल्व मतलब वो भागना चाहेगा तो वो सिर्फ सर्कुलर पाथ मतलब सर्कुलर पाथ पे घूम पाएगा, वृत्तीय पथ पे, वो सीधा नहीं भाग पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है कहां से मिलता है, वो जो फोर्स होता है वो सेंटर की तरफ एक्ट करता है, किधर, सेंटर की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मून को कहां से मिलता है सेंट्रीपिटल फोर्स, अर्थ से। ऐसे जितने ग्रह हैं जो सन के चक्कर लगा रहे हैं उन्हें कहां से मिलता है सेंट्रीपिटल फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स, उस सन से मिलता है, ठीक है। अब अगला ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे हम लोग पढ़ते हैं अलग अलग प्रकार के फोर्स होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो वैसे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण, ये ठीक है, असंपर्क बल के अंतर आता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर। गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है, जैसे ब्रह्मांड की जितने भी चीजें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, एक दूसरे को आकर्षित करती है। जैसे तुम्हारी बाबू सुना तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करती है, तुम भी उसको अपनी तरफ आकर्षित करते हो, तो कौन सा बल काम करता है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो ब्रह्मांड की जितने भी चीजें एक दूसरे क्या करती है, एक अपनी तरफ आकर्षित करती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। लेकिन इस बल का एक विशेषता होता है, इसका रेंज इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है, ठीक है। लेकिन इसकी जो मतलब मैग्नीट्यूड मतलब इसका जो क्षमता या पावर बोल सकते हैं, वो क्या होता है, सबसे कम होता है, सबसे क्या होता है, सबसे कम होता है। जैसे मान लीजिए ये जो कैमरा है, कैमरा मुझे क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये फोर्स बहुत ही वीक फोर्स है, क्या बहुत कमजोर फोर्स है, नहीं तो ये हमें अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, सभी वस्तु एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये आया कहां से, न्यूटन भाई साहब कहीं जा रहे थे, थक के मारे पेट पे सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, तो सेब उनके सर पे गिरा, ठीक है। तो उनके दिमाग में आया कि सेब नीचे ही क्यों गिरा, ठीक है, ये सेब ऊपर भी तो जा सकता है, या मान लीजिए पृथ्वी के ऊपर जा सकता है, ये सेब नीचे ही क्यों गिरा। अब अगर ये सेब की जगह उनके ऊपर पत्थर गिर गया होता उनके सर पे, कहानी खत्म हो जाती है, हम लोग फिजिक्स इतना पढ़ना नहीं पड़ता, ठीक है, तो टेंशन फ्री हो जाते हैं। लेकिन क्या हुआ, उनके दिमाग में ये चीज है कि अच्छा मतलब इसका मतलब पृथ्वी अपनी तरफ इसको खींच लिया तो ये आ गया। लेकिन न्यूटन का जो तीसरा नियम होता है, एक्शन रिएक्शन, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया, कि मतलब जो दो बल होते हैं ना, इक्वल और अपोजिट होते हैं। तो अर्थ अगर सेब को खींच रहा है तो इसका मतलब सेब भी अर्थ को खींचेगा अपनी तरफ। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि मतलब सेब नीचे आ गया, अर्थ क्यों नहीं गया उसकी तरफ, ये भी तो हो सकता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए
तो सेब पृथ्वी पर गिरना है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो क्या जैसे आप लोग क्लास 9 में पढ़ेंगे तो एक्सप्लेन करने के लिए बोलता हूँ भाई, मतलब अर्थ जो होता है सेब को अपनी तरफ खींचा, जब फोर्स इक्वल है तो पृथ्वी अर्थ उस सेब की तरफ क्यों नहीं गया, एक्सप्लेन भाई। तो उसके लिए हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। देखिए जैसे एक न्यूटन का जो तीसरा नियम है, देखिए सेब के द्वारा जो बल लगाया जाएगा पृथ्वी पे और पृथ्वी द्वारा जो सेब पे बल लगा, दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब हम लोग फार्मूला पढ़े, एफ बराबर क्या होता है, ma, ठीक है, एफ बराबर क्या होता है, ma, मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर फोर्स कांस्टेंट है मतलब नियत है, फोर्स बराबर है तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। जब भी कोई, अब ये कांस्टेंट हो गया तो ma बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट। हम लोग मतलब साइंस का एक नियम होता है, अगर कोई दो वैल्यू आपस में गुणा में है, अगर ये बराबर कांस्टेंट है, अगर ये वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू घट जाएगा, अगर इसको घटाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब इनके बीच में इनवर्सली रिलेशन होता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसका मतलब अगर इसको बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, वो मास से क्या हो जाएगा, उल्टा, मतलब द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, उल्टा रिलेशन हो जाएगा। अब बताइए जो मास पृथ्वी का ज्यादा होता है कि सेब का ज्यादा होता है, सेब का क्या होता है, कम होता है। तो सेब का कम होगा तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब उसमें मूवमेंट ज्यादा होगा। अब पृथ्वी का मास कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, बहुत ही कम होगा। इसी कारण जो सेब होता है, सेब का जो मास होता है पृथ्वी की तुलना में नगण्य होता है, नेग्लिजिबल होता है। इसलिए जो सेब होता है आसानी से पृथ्वी तक, मतलब खींचते दोनों बराबर एक ही फोर्स के साथ, लेकिन खिंचाएगा कौन, सेब, क्योंकि सेब का मास क्या बहुत कम है, ठीक है, ना के बराबर है, इसलिए ठीक है। पृथ्वी में जो होता है ना, पृथ्वी सेब की तरफ गति नहीं करता, सिर्फ सेब ही क्या करता है, पृथ्वी की तरफ गति करता है। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना। हालांकि ये क्वेश्चन आपसे मुश्किल से पूछा जाएगा, एक्सप्लेनेशन आप 9th पढ़ रहे हो तो पूछता, मतलब डिस्क्रिप्टिव लिखना होता, एक्सप्लेन भाई, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अगला है न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम है उसको दिया किसने था, न्यूटन ने दिया था। इंग्लिश को हम लोग क्या पढ़ते हैं, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम दिया किसने था, न्यूटन ने। अब जैसे मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, एक फोर्स के साथ, एक बल के साथ, तो उसी बल का उन्होंने कैलकुलेट किया था, उसके लिए फार्मूला उन्होंने दिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ए है और कोई ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है, इसका मास m है, मतलब m1 मान सकते हैं, कैपिटल M यहाँ मैंने माना, ठीक है, ये इसका स्मॉल m हो गया, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, d है, क्या d है। अब कहीं कहीं r भी लिखा रहता है, कहीं कहीं a भी लिखा रहता है, तो वो मैटर नहीं करता। अब इन्होंने बोला ये जो फोर्स इन दोनों के बीच में काम कर रहा है, ठीक है, एक दूसरे की तरफ, ठीक है, ये फोर्स इन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा। मतलब इन दोनों के मास का हम लोग गुणा कर दे, उससे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब समानुपाती हो जाएगा। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है d, ठीक है, इनका उल्टा करके, मतलब इनका इनवर्सली स्क्वायर कर दे, ठीक है, तो उसका क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2, ठीक है, m into m, ठीक है, और f ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/d स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग स्क्वायर से लिख सकते हैं। अब फिजिक्स का एक नियम होता है, जब भी हम लोग प्रोपोर्शनल, मतलब ये सिंबल जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, क्या करते हैं, एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, जिसे हम लोग नियतांक बोलते हैं। तो जब हम लोग इसको हटाएंगे तो हम लोग क्या जोड़ देंगे, कैपिटल G। तो हमारा फार्मूला क्या बन गया, F बराबर G m अपॉन d स्क्वायर, ठीक है। ये G हमारा क्या है, G हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, सार्वभौमिक गुरुत्वीय स्थिरांक, या फिर हम इसको कांस्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है, नियतांक भी बोल सकते हैं। तो जी क्या होता है हमारा, ये सार्वभौमिक क्या है, हमारा सार्वभौमिक गुरुत्वीय स्थिरांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका वैल्यू चेंज नहीं होता, ये वैल्यू कैलकुलेट किया गया। ये हेनरी कैवेंडिश एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका वैल्यू कैलकुलेट किया था। ये पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाओ, इस जी का वैल्यू क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना। एफ बराबर क्या हो गया हमारा, जी m अपॉन d स्क्वायर। अब ये जी हमारे क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वभौमिक गुरुत्वीय स्थिरांक है। अब इसका यूनिट क्या होता है, जैसे मान लीजिए जी का वैल्यू में निकालना, तो जी को छोड़ दीजिए, बाकी सबको इधर भेज दीजिए। ये d स्क्वायर अपॉन m1 m2, ठीक है, मान लीजिए मास मान लेते हैं m1 m2, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, ये बराबर जी आ जाएगा ना, न्यूटन होता है, और d लेंथ है तो ये मीटर स्क्वायर, और m1 m2 केजी, तो केजी गुणे केजी क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब इसका वैल्यू कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। लेकिन कहीं कहीं पे ये 6.66 लिखा रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और इसका जो वैल्यू फाइंड किया था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, हेनरी कैवेंडिश ने, किसने, मतलब जो वैल्यू ऑफ जी निकाला गया था हेनरी कैवेंडिश ने। अब एक पॉइंट ध्यान रखना, ये जो कैपिटल जी होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है, क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, अर्थात ये क्वांटिटी अदिश राशि होता है, ठीक है। इसका मतलब ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, इसके पास क्या होता है, खाली मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है कैपिटल जी के बारे में। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या महत्व है, मतलब बता तो दिया गया, तो ये लाइफ में इसका यूज कहाँ पे है, ठीक है। देखिए
हमें पृथ्वी से बांधे रखने का बल, मतलब रखने वाला बल, तो हम लोग पृथ्वी पे कैसे रुके, इसी बल के कारण हमें अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि जितना बड़ा बॉडी होगा उसका आकर्षण बल क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है, जितना बड़ा बॉडी होगा मतलब पिंड होगा, उतना ही बड़ा क्या होगा, उसका आकर्षण बल होगा। तो हमें पृथ्वी से बांधे रखने का काम कौन करता है, मतलब इसको एक्सप्लेनेशन कहां से मिलता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। पृथ्वी के चारों ओर मून की गति, मतलब मून हमारा चक्कर कर रहा है कि नहीं पृथ्वी का, पृथ्वी हो गया, इसका चक्कर कौन लगा रहा है, मून लगा रहा है। तो इस गति को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन से। सूर्य के चारों तरफ जो ग्रहों की गति है, कई सारे ग्रह हैं, ठीक है, और कुछ पिंड है जैसे एस्टेरॉयड हो गया, ये सब किसका चक्कर लगा रहा है, सूर्य का। तो ये कहां से एक्सप्लेन होता है, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन से एक्सप्लेन होता है। सूर्य और चंद्रमा, चंद्रमा और सूर्य के कारण जो ज्वार भाट आता है, मतलब जो टाइड्स आते हैं, बेसिकली ज्योग्राफी का टॉपिक है, टाइड कैसे आता है, ठीक है, तो आप लोग वहां पढ़िएगा, ठीक है। तो चंद्रमा और जो सूर्य के कारण जो ज्वार भाटा आता है वो भी इसी लागे से क्या होता है, एक्सप्लेन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला पॉइंट है फ्री फॉल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मुक्त पातन। फ्री फॉल मतलब क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग छोड़ते हैं तो ये नीचे की तरफ क्या हो रहा है, गिर रहा है, लेकिन जैसे ये नीचे गिर रहा है तो नीचे से एयर इसको रोक रहा है कि नहीं रोक रहा है, रोक रहा है, ठीक है। इसका मतलब कोई ना कोई मीडियम यहाँ पे है जो इसको रोकने का काम कर रहा है, चाहे थोड़ा सा ही रोक रहा है लेकिन कुछ ना कुछ तो बल लगा रहा है। फ्री फॉल उसको, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो ये किसी कारण गिर रहा है, अर्थ की जो ग्रेविटी है, जो गुरुत्वीय बल है, अर्थ जिस बल से किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है उसको हम लोग गुरुत्वीय बल बोलते हैं, उसको ग्रेविटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी खींच रहा है, लेकिन इसके नीचे एयर भी तो प्रेजेंट है, तो एयर इसको नीचे से क्या करेगा, इसका विरोध कर रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब चाहे थोड़ा सा रोक रहा है कि नहीं रोक रहा है। लेकिन फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल उस कंडीशन को बोलते हैं जब ये ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी के इफेक्ट में नीचे गिरता है, मतलब इसमें कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा, कोई भी हवा का कोई प्रतिरोध नहीं होगा, मतलब इस पे कोई दूसरा बल काम नहीं करेगा, इस पे क्या खाली काम करेगा, ग्रेविटी, गुरुत्वीय बल खाली काम करने वाला, ठीक है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट गुरुत्वीय बल के इफेक्ट में खाली गिरता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से एयर हटा, जैसे निर्वात में कोई एयर तो होता नहीं, कोई मीडियम नहीं होता, तो निर्वात में वस्तु को जो गिरती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये कागज का टुकड़ा हम लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कागज हो गया, ठीक है, एक कागज ले लीजिए, ठीक है, यहाँ नीचे कुछ एयर नहीं है, निर्वात में मान लीजिए दोनों गिरा रहा है, एक कागज हो गया और ये हमारा मार्कर हो गया। अगर इस कंडीशन में निर्वात में मतलब खाली उस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी काम कर रहा है और इन दोनों को गिरा दे, इसका मास कम है, इसका मास ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये दोनों एक साथ ही नीचे गिरेंगे, क्या गिरेंगे, दोनों एक साथ ही नीचे गिरेंगे। क्वेश्चन पूछेगा अगर निर्वात में किसी रुई को या लोहे की कील को एक साथ नीचे गिराया जाए तो दोनों साथ में ही गिरेंगे, क्यों, क्योंकि उस पर खाली खाली ग्रेविटी काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, ग्रेविटी खाली काम कर रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय बल। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो होता है, मतलब कोई वस्तु अगर फ्री फॉलिंग गिर रहा है मतलब मुक्त पातन कर रहा है, ठीक है, तो वो मास पर निर्भर ही नहीं करता, मतलब उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब अगर एक रुई ले लीजिए और लोहे का कील और दोनों को निर्वात में साथ में गिरा दीजिए, ठीक है, या फ्री फॉल करा दीजिए, मुक्त पातन, तो उस कंडीशन में दोनों साथ ही के साथ ही नीचे गिरेंगे। लेकिन मान लीजिए एयर में गिराते हैं तो ऑब्वियसली बात है लोहा ज्यादा पहले गिर जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है, देखिए फोर्स तो दोनों पे बराबर लग रहा है, लेकिन जो एयर रेजिस्टेंस नीचे हवा है वो किसको ज्यादा रोक पाएगा, रुई को या लोहे को, रुई को ज्यादा रोक पाएगा, फोर्स तो नीचे दोनों को बराबर ही खींच रहा है, ठीक है, लेकिन इस रुई को नीचे वाला जो एयर होगा ना वो रोक लेगा, इसलिए देर में गिरेगा और ये पहले गिर जाता है, ठीक है, ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। तो जो फ्री फॉलिंग वस्तु होता है वो मास पर निर्भर नहीं करता, अर्थात इस कंडीशन में चाहे रुई हो या लोहे की कील, मतलब वस्तु छोटा हो बड़ा हो भारी हो हल्का, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब के सब क्या होंगे, साथ में ही गिरेंगे, ठीक है, ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट अगला पॉइंट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो इसका स्पीड लगातार बढ़ता हुआ जाता है, क्या होता है, लगातार स्पीड बढ़ता है, स्पीड बढ़ने का मतलब स्पीड चेंज हो रहा है। अब भैया स्पीड चेंज को ही तो हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो जब कोई वस्तु नीचे गिरता है तो उस कंडीशन में वो एक त्वरण के साथ नीचे गिरता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम लोग गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, स्मॉल जी जिसे हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, स्मॉल जी, ठीक है। तो पृथ्वी पर गिरता हुआ वस्तु एक त्वरण के साथ पृथ्वी पर गिरता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या कहते हैं उसको, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। अब इसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल जी, कैपिटल जी को हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता, लेकिन ये गुरुत्वीय त्वरण इसका वैल्यू चेंज होता रहता है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कैसे चेंज होता है, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट, अभी एक्सेलरेशन ही तो है, एक्सेलरेशन का हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे, v अपॉन टी, यही तो होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर यही होता है एक्सेलरेशन का यूनिट, ठीक है, त्वरण का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण, ये भी एक प्रकार का त्वरण ही है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब अगर क्वेश्चन में नहीं दिया कि 9.8 लेना है तो हम लोग कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम लोग वैल्यू 10 लेते हैं, क्या लेते हैं, वैल्यू 10 लेते हैं, ठीक है। अब इसका मान प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है, ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। जी का जो वैल्यू होता है, स्मॉल जी का वैल्यू, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, हाइट पे जाएंगे, सेंटर पे जाएंगे, इक्वेटर पे क्या होता है, पोल पे क्या वैल्यू होता है, ठीक है। तो इसका मान प्लेस टू प्लेस क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। और एक पॉइंट ध्यान रखना, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, अर्थात ये सदिश राशि होता है,
ठीक है, ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेक्टर क्वांटिटी और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ठीक है, मतलब उसमें दिया एनसीईआरटी में कैलकुलेशन ऑफ स्मॉल जी, मतलब जी का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये डेरिवेशन आप एक काम का नहीं है, हालांकि मैंने नोट्स में इसका पूरा प्रॉपर डेरिवेशन लिख दिया, लेकिन वो किसी काम का नहीं। आपको बस ये रिलेशन ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, ये रिलेशन स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और ये अर्थ के लिए निकाला जाए। ये फार्मूला जो है अर्थ के लिए, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए बृहस्पति पे निकालना है या मून पे, तो वहां पे जी तो फिक्स है, यहाँ पे मून का मास ले लेंगे और उसका हम लोग रेडियस ले लेंगे, त्रिज्या ले लेंगे। ठीक है, तो ये पृथ्वी जी तो फिक्स है, मास भी हमारा क्या है पृथ्वी पे, तो पृथ्वी का मास एक वैल्यू है और वैल्यू आर, मतलब पृथ्वी का त्रिज्या या रेडियस है। ठीक है, अच्छा देखिए पृथ्वी का जो ये जी का वैल्यू तो फिक्स है, क्या पृथ्वी का मास कभी बदलेगा, नहीं बदलेगा, मतलब ये दोनों वैल्यू हमारे क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। तो जी और एम क्या हो गया, हमारा कांस्टेंट हो गया। लेकिन जो त्रिज्या है ये आर कैसे फिक्स नहीं होगा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो एक बात बताइए, पृथ्वी क्या हमारा गोल एग्जाम नहीं, जियोड शेप का, पृथ्वी कैसा हमारा जियोड शेप का। बेसिकली हम लोग पढ़ने के थोड़ा सा ओवल टाइप का, मतलब अंडे की तरीके से मान लेते हैं। यहाँ देखिए इस अगर सेंटर से इस पोल का हम लोग दूरी ले तो यहाँ पे त्रिज्या आर होगा, और यहाँ पे इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा पे ले तो ये भी आर होगा। ठीक है, बताइए यहाँ वाला जो आर है, आर पी पोल पे आर और यहाँ पे इक्वेटर पे आर, बताइए रेडियस इसका ज्यादा है, त्रिज्या यहाँ पे ज्यादा होगा कि नहीं ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू कुछ और आएगा, यहाँ पे वैल्यू कुछ और आएगा। इसका मतलब जो जी का वैल्यू, स्मॉल जी का वैल्यू है पृथ्वी के डिस्टेंस मतलब त्रिज्या पे क्या करता है, निर्भर करता है। तो त्रिज्या पृथ्वी का मतलब पृथ्वी गोल तो है नहीं, थोड़ा उबड़ खाबड़ टाइप का, तो अलग अलग जगह पे त्रिज्या अलग अलग होगा, तो इसका मतलब जी का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इसको कंप्लीट मान लेते हैं कि जो जी का वैल्यू है सभी जगह पे क्या सेम है, इक्वल है। ठीक है, तो देखिए अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, उल्टा रिलेशन इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर आर का वैल्यू बढ़ाएंगे तो कभी भी अगर कुछ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो नीचे का वैल्यू जब बढ़ता है तो ये वैल्यू घट जाता है, और ये घटता है तो ये वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी को हम लोग इनवर्सली व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, अब आर का वैल्यू अगर कहीं भी मैंने नोट्स में अगर ऊपर एरो बताया, इसका मतलब इंक्रीज बता रहा, बढ़ने को बता रहा। ठीक है, अगर आर का वैल्यू बढ़ रहा है तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और आर का वैल्यू घटेगा तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही कारण है पोल पे जो आर का वैल्यू होता है क्या होता है, कम होता है, मतलब इसकी अपेक्षा। ठीक है, इक्वेटर की अपेक्षा पोल पे क्या होता है, आर का वैल्यू कम होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो जी का वैल्यू होगा अधिक होगा, क्या होगा, जी का वैल्यू अधिक होगा। अब इक्वेटर पे आर का वैल्यू अधिक है, नीचे वाला वैल्यू अधिक हो गया, इसका मतलब यहाँ पे जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब पोल पर अगर हम पोल और इक्वेटर पे कंपेयर करें तो पोल पे जी का मान अधिक होता है और इक्वेटर पे जी का मान क्या होता है, कम होता है। अच्छा, यहाँ पे अगर जी का मान कम है, इसका मतलब यहाँ से आसानी से कोई ऑब्जेक्ट फेंका जा सकता है, बाहर की तरफ छोड़ा जा सकता है। यही कारण है जितने भी मिसाइलें होती हैं, जितने भी मतलब सैटेलाइट या जो भी मिसाइलें छोड़ी जाती है कहाँ पे, इक्वेटर लाइन पर छोड़ी जाती है। कहाँ से, इक्वेटर, क्योंकि यहाँ पे रेडियस क्या होता है, कम होता है। रेडियस कम होगा तो यहाँ पे जी का वैल्यू क्या होगा, सॉरी यहाँ पे आर का वैल्यू ज्यादा होता है, जी का वैल्यू क्या होगा, कम। यहाँ से आसानी से कोई चीज मतलब प्रक्षेपित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना। तो पोल पर आर का मान कम होता है, अर्थात जी का मान पोल पर क्या होगा, सबसे अधिक होगा, जबकि इक्वेटर पर आर का मान क्या होता है, अधिक होता है, तो इसलिए जी का मान क्या होगा, वहां पे कम होगा। इसका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, अनुप्रयोग मिसाइलों को हम लोग क्या करते हैं, इक्वेटर से क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग मतलब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सेंटर पे क्या होता है, वैल्यू जीरो होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि हाइट पे जाएंगे तो क्या होगा, और नीचे जाएंगे मतलब गहराई पे जाएंगे तो क्या वैल्यू होता है। ठीक है, तो इसका हम लोग देखते हैं, तो आगे का पॉइंट देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऊंचाई पर मतलब अगर हाइट पे जा रहा है तो जी का वैल्यू क्या होगा, इसका फार्मूला होता है जी बराबर जी एम अपॉन आर। जिससे हम लोग फार्मूला क्या होता है, जी कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। अब देखिए ये आर तो है, लेकिन अगर हाइट पे भी चलेंगे तो आर प्लस एच नहीं हो जाएगा, तो ये आर की जगह हम लोग अब क्या लिखेंगे, आर प्लस एच स्क्वायर। अच्छा बताइए, अगर एच बढ़ाएंगे मतलब हाइट पे जा रहा है तो एच बढ़ता जाएगा, एच बढ़ता जाएगा तो नीचे का वैल्यू बड़ा नहीं होगा, और नीचे का वैल्यू बढ़ता जाएगा तो ये वैल्यू छोटा नहीं हो जाएगा। इसका मतलब ऊंचाई पे जाने पे जी का मान क्या होता है, घटता है। आपसे ये क्वेश्चन फार्मूला नहीं पूछेगा, आपसे बस इतना ध्यान रखना कि ऊंचाई पे जाएंगे तो जी का मान क्या होगा, घटेगा, बस, और कुछ नहीं पूछने वाला इसमें। और अंतरिक्ष में जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, जीरो, मतलब स्पेस में जी का मान क्या होता है, शून्य होता है, मतलब जीरो होता है। ठीक है, अब देखिए गहराई पे जाने पे जी का मान क्या होता है, अब इसका भी एक फार्मूला होता है। अब ये फार्मूला कहाँ से आया, ये आप लोग के काम का चीज नहीं है। आप लोग जब 12th में जाएंगे तो इसका प्रॉपर डेरिवेशन 11th या सॉरी 12th में 11th में मिलेगा, सीबीएसई बोर्ड में आप पढ़ेंगे तो 11th में मिलेगा। ठीक है, या यूपी बोर्ड से 11th में इसका प्रॉपर डेरिवेशन होता है कि हाइट पे जा रहा है तो उसका जी का वैल्यू प्रूफ कीजिए, और गहराई में जा रहा है तो भी जी का वैल्यू प्रूफ कीजिए। तो देखिए ये गहराई पे जाने का एक फार्मूला होता है, तो गहराई पे जाएंगे तभी जी का मान क्या होता है, घटता है। सिर्फ इतना ध्यान रखना, हाइट पे जाएंगे तो भी जी का मान घटेगा, गहराई पे जाएंगे तो भी जी का मान घटेगा। अंतरिक्ष में जी का मान शून्य होता है, और पृथ्वी के केंद्र पर, केंद्र मतलब है पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। अब एक छोटा सा पॉइंट इसको ध्यान रखना, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जी का मान जो होता है मून पे, चंद्रमा पे, ठीक है, अगर मून पे निकाला जाए तो वो अर्थ का कितना होता है, 1/6 होता है। क्या होता है, अर्थ का 1/6 होता है। इसका मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग वेट निकालें, जैसे मान लीजिए वेट 600 न्यूटन है,
आगे हम लोग डिस्कस करेंगे वेट कैसे निकाल, 600 न्यूटन है। तो ये मान लीजिए किस पे है, पृथ्वी पे है, तो मून पे इसका वेट कितना हो जाएगा, ठीक है, 1/6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो 6 तो का 1/6 कितना हो जाएगा 100 न्यूटन। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, और आगे का टॉपिक है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखा, जो जी का मान होता है मून पे वो अर्थ क्या होता है 1/6 होता है, ठीक है। अब इसका आगे जो टॉपिक है हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।